In today's lecture, we will study about the applied biology. That is, the another name is applications of biology. So let's start now. The first one is agriculture. एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? खेतों में फसलें उगाई जाती हैं. क्या उगाई जाती हैं? फसलें. और फसलों को क्या बोला जाता है? क्रॉप्स. ये सब किस में आता है? एग्रीकल्चर में. उसके बाद फर्दर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं. वो सब कुछ किसके अंदर आता है? एग्रीकल्चर के अंदर. उनको क्रॉप्स को उगाने के लिए, क्रॉप्स को कहते हैं ना, वो बेचते हैं, जो बेचते हैं, उन सब प्रोसीजर को, वो सब कुछ उनको उगाना, फसलों में लगाना, जब तक वो बड़े हो जाते हैं, वो सब कुछ एग्रीकल्चर के पार्ट में आता है. नेक्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चर. जैसे एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को उगाया जाता है, सेम एज अ वे हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स को उगाया जाता है. फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, उनको उगाया जाता है. ओके या फिर किसी पर्टिकुलर फ्लावर को. तो हम बोल सकते हैं हॉर्टिकल्चर एक साइंस एंड आर्ट है जिसके थ्रू हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को उगाते हैं. नेक्स्ट वन इज द सेरीकल्चर. सेरीकल्चर क्या होता है? सेरी मीन्स सिल्क और कल्चर मीन्स प्रोड्यूस और ग्रो. गॉट इट? इसमें सिल्क को प्रोड्यूस करवाया जाता है. सिल्क आपको पता होगा, जो हम कपड़े डालते हैं वो. और एक सिल्क ना रेशमी सा होता है, धागे की तरह, पतले से धागे होते हैं उसके रेशम की तरह. वो रेशमी का भी चमकीला सा दिखता होता है, तो सिल्क के कपड़े भी डाले जाते हैं. दैट. और सिल्क वॉर्म क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है. ये इसका एक प्रोसीजर है सिल्क प्रोड्यूस करवाने का. सपोज आपके पास एक सिल्क वॉर्म है, मेरे पास भी एक इंसेक्ट है, मैंने उसको पाला है, मतलब मैंने उसे डोमेस्टिकेट किया. तो एक सिल्क वॉर्म मेरे पास है, एक सिल्क वॉर्म आपके पास है. उन दोनों को जब हम म्यूटेशन करवाएंगे तो उनके जो आपस में जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएंगे. एंड आफ्टर एक्सचेंजिंग जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा सिल्क. अभी आपको क्लियर भी हो गया होगा अच्छे से. नेक्स्ट वन इज पिसिकल्चर. पिसिकल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फिश को ग्रो करवाया जाता है. कल्चर मीन्स वही मैंने पीछे बताया आपको. कल्चर मीन्स क्या होता है? प्रोड्यूस करना और ग्रो करना. एंड पिसी मीन्स होता है फिश, मतलब फिश को ग्रो करवाना. अब फिश को ग्रो करवाना, फिश तो मोस्टली पानी में ग्रो करेगी. उसके लिए जो क्या एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उसको क्या खाना देना है, ताकि जो कहते हैं ना फिश के लिए एक अलग से जो खाती है उसको क्या देना, उसे क्या नरिशमेंट देनी है, उस सभी प्रोसीजर को एक प्रॉपर मैनर में फिश को ग्रो करवाना, उसे पिसिकल्चर बोला जाता है. गॉट इट? नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का मीनिंग सेम रहता है हमेशा, डिवाइस को एडवांसमेंट कराना. कितनी तरक्की कर गई है, जैसे ट्रेन्स बन गई है, मेट्रो बन गई है, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी के अंडर आता है. अब बात आ गई है बायो की. अब ये कहाँ, जहाँ पे बायो आगे वर्ड आ जाए उससे समझ लेना. जो बायो के डिवाइसेस है, जो जैसे कैंसर के लिए जो डिवाइसेस यूज़ किए जाती है, कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, जो कीमोथेरेपी के लिए डिवाइसेस यूज़ किए जाती है, और पर्टिकुलर डीएनए के लिए भी कुछ मशीन्स होती है, डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू उन पे टेस्ट किए जाते हैं. ओके. अब बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल ले तो हम इसमें ये किसी को बताना हो तो आप इसे कैसे बताओगे? बड़ा ही मतलब ठीक सा वे है इसका कि करना क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेना है, कोई भी लिविंग लेना है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने लिया, सपोज मैंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, जहाँ फिर वो ले लेंगे हम किसी एनिमल से या फिर हम किसी बॉडी से ले लेंगे. ओके. ह्यूमन बॉडी मीन्स एक ऑर्गेनिज्म लिया, उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो अप करवाना है. मतलब ये नहीं कुछ डायरेक्टली ग्रो अप करवाना है. उस ऑर्गेनिज्म से हमने देखना है, उस पर स्टडी करनी है कि इस ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करके, थोड़ी रिसर्च करके, इससे जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है वो क्या होगा. दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द बायोटेक्नोलॉजी. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा वैसे, बट उसके लिए फिर भी एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी. जैसे जो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, किसका होता है? बायोगैस का प्रोडक्शन. बायोगैस का जो प्रोडक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं.
मीथेन एक्ट करती है एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही हम मीथेन को क्रिएट कर पाते हैं। ये आपको आगे पढ़ने में आएगा, जस्ट फॉर योर जीके नॉलेज मैं आपको ये बता रही हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, उससे मीथेन क्रिएट करवाया जाता है और मीथेन फर्दर प्रोड्यूस क्या करता है, बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ऐसे फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्शन होते हैं, उनको जैसे फूड जो हम खाते हैं उनको प्रोसेस कैसे करवाया जाता है, उनमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या कौन से सप्लीमेंट्स डालने हैं और वो कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे वो फर्दर आगे अप्रूवल के लिए जाता है, वो सब कुछ फूड प्रोसेसिंग में आता है। आफ्टर दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक के लिए हमें ये तो पता चल जाता है कि जेनेटिक मीन्स होता है पेरेंट्स से जो बच्चे में जेनेटिक करैक्टरिस्टिक आते हैं। लेकिन हमें कैसे पता है कि पेरेंट्स से ये वाला करैक्टरिस्टिक इसके पेरेंट्स से इसके बच्चे में आया? तो उसके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, उसके लिए उन्होंने कुछ मशीन्स बनाई हैं, डिवाइसेस बनाई हैं, जिनके थ्रू उनको पता चल सकता है ये वाली चीज़ें। तो ये किस में आ गया, इंजीनियरिंग में आ गया, बायो टेक्नोलॉजी के अंडर ही आ गया। तो नेक्स्ट वन इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्या रोल है? इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स होता है इंफॉर्मेशन, और बायो का फिर वही कि जो बायो में डिवाइसेस होंगी। अब मैंने आपको पिछले में एग्जांपल दी थी, डीएनए के लिए एक डिवाइस होती है। पहले तो डीएनए चेक कर लिया जाता है, उसके बाद जो डिवाइस होती है वो रिजल्ट देती है, ठीक है। तो वो जब वो रिजल्ट देती है तो वो एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो क्या है, एक डाटा है। उस डाटा को स्टोर करना, एनालिसिस करनी, एनालिसिस मीन्स क्या होता है, एग्जामिनेशन करनी, उसके तह तक जाना, ये सब कुछ किस में आता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज जीनोमिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स को हम एक तरह से कंप्यूटर साइंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। अगर इनकेस कभी ज़रूरत बाद में पड़े तो उस पेशेंट का डाटा हम निकाल सकते हैं डिवाइस में से। नेक्स्ट वन इज जीनोमिक्स, जहाँ पर ये जीन्स का यहाँ पर भी वर्ड आ गया ना, जीन के रिलेटेड जीनोमिक्स है। जैसे इसमें स्टडी की जाती है, जीन्स की स्टडी की जाती है। ओके, जीन्स क्या होते हैं, जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन थिंग इज, ये कुछ और है इसकी एप्लीकेशंस। द फर्स्ट वन इज वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, इसमें एनिमल्स को लिया जाता है। अगर इन केस एनिमल को कोई कट लग जाता है या फिर उनको कोई डेंजरस प्रॉब्लम हो जाती है तो उनमें उनका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट। गॉट इट, ट्रीटमेंट। और क्या किया जाता है, उनकी सर्जरी की जाती है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की सर्जरी होती है ना, हमें भी चोट लगती है, तो वैसे एनिमल्स को भी चोट लगती है, तो ट्रीटमेंट और सर्जरी एनिमल्स की करी जाती है वेटरनरी साइंस में। नेक्स्ट वन इज अ हाउस होल्ड बायोलॉजी। हाउस से याद रखो बच्चों, हाउस होल्ड बायोलॉजी क्या होगा, जैसे हमने एक डॉग या फिर कोई इंसेक्ट हो गया, हमने उनको क्या करवाना, हमने उनको डोमेस्टिकेट किया। अब डोमेस्टिकेट कर तो लिया भाई, पर हमें पता है जो डॉग होते हैं वो काट सकते हैं, ताकि और उनके लिए काफ़ी प्रिकॉशंस हमें यूज़ करनी पड़ती है। हम डॉग को पाल लेते हैं, डॉग को डोमेस्टिकेट करते हैं, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें इन केस किसी सिचुएशन में प्रिवेंट कैसे होना है, अपनी बॉडी को कैसे प्रिवेंट करना है डॉग से। ओके, ये सब कुछ आता है हाउस होल्ड बायोलॉजी में। मतलब तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए इस बात की कि अगर हमने कोई पेट घर में रखा है, इन केस वो कभी अटैक कर देगा या फिर कुछ भी, कभी कोई डेंजरस उसे बीमारी लग जाती है तो वो एब्सोल्युटली हमें भी ट्रांसफर हो सकती है। तो हमें कैसे अपने आप को प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल से ये वर्ड देख लो, मॉलिक्यूलर से होता है वर्ड मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल से वर्ड होता है, मॉलिक्यूलर से होता है मॉलिक्यूल। और इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल लिया, अब मैं लूंगी सेल मॉलिक्यूल। सेल मॉलिक्यूल की स्टडी करनी, उसके फॉर्म मतलब उसकी शेप क्या आया, आफ्टर दैट उसमें कंपोजिशन क्या है। ओके, फॉर्म मीन्स जैसे गोल है, अब इसमें क्या क्या क्या, इसमें कंपोजिशन क्या क्या है, इसमें सब कुछ कौन कौन सी कंपोजिशन डाला है, कौन कौन सा मटेरियल जिससे ये बना है। सेल किससे बना है, सेल न्यूक्लिक एसिड से बना है। गॉट इट, न्यूक्लिक एसिड से बना, और किससे बना है, प्रोटीन से बना है। तो ये सब इसकी कंपोजिशन हो गई। तो इसकी स्टडी करना, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टडी करना इंक्लूड इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट वन इज क्लोनिंग। क्लोनिंग से सिंपल सी बात याद रखो, क्लोन मतलब क्या होता है, क्लोन मतलब होता है डुप्लीकेट, कॉपी। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ,
मेरे जैसे ही एक और इंसान है जिसकी अपीयरेंस तो मेरे जैसी है, हूबहू मेरे जैसी है, लेकिन जो उसके टिश्यूज़ है बॉडी में, उसके सेल्स है, और क्या होता है हमारी बॉडी में फ्लूइड है, वो सब कुछ मेरे जैसा है। तो वो तो मेरी कॉपी हो जाएगी ना, मतलब सब कुछ मेरे बारे में पता होगा मुझे, मतलब वो सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ना फिर। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, दिस इज जॉक्स अपार्ट। इसके दो मेथड्स होते हैं क्लोनिंग के, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है जब कोई ट्विंस पैदा होते हैं, आपने जाना होगा शाहरुख खान का डबल रोल था, वो आर्टिफिशियल था। अभी कोई ट्विंस होंगे तो वो आती है क्लोनिंग में। एक होगा नेचुरली कि वो नेचुरली ही प्रोड्यूस हुए हैं, ट्विंस पे हमारा तो जोर नहीं है ना, वो नेचुरली आया, नेचर से आए हैं। तो लेकिन आर्टिफिशियल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डॉग है और मुझे उसी तरह से एक और डॉग चाहिए, लेकिन वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके सेल्स लूँगी, टिश्यूज़ लूँगी और उस पर स्टडी करूँगी, कुछ प्रोसीजर यूज़ करूँगी, एंड आफ्टर डैट उसे सम टाइम पीरियड के लिए रख दूँगी, और कुछ दिनों में, मतलब 15-16 हो सकता महीने 2 महीनों में, उसके जैसा ही एक पपी प्रोड्यूस होगा, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होगी, जिसकी आदतें सेम होगी, सेल्स टिश्यू अंदर उसकी अपीयरेंस बिल्कुल सेम होगी। ये होता है आर्टिफिशियल वे। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज मैरीन बायोलॉजी। मैरीन का मतलब क्या होता है, मैरीन मतलब होता है सी, समुंदर। समुंदर में जितने भी एनिमल्स होते हैं, सॉरी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, ऑक्टोपस, इंसेक्ट्स, और भी कितने सारे होते हैं इंसेक्ट्स, केकड़े हो गए जो जब समुद्र के आसपास भटकते, तो जब पानी आता तो अंदर चले जाते हैं वो वाले हो गए, और स्टारफिश हो गई। इन सब के बारे में स्टडी करनी, इन ये कैसे रहता है पानी में, इनके क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो सब कुछ मैरीन बायोलॉजी में आता है। एक्सोबायोलॉजी, दिस इज़ द वेरी न्यूएस्ट टर्म। एक्चुअली इसे बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए, थोड़े टाइम ही हुआ है कि एक न्यू साइंस है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात है यूनिवर्स से रिलेटेड है। यूनिवर्स से, यूनिवर्स में आप किसी भी चीज़ की स्टडी करते हो, यूनिवर्स, आसमान, जो स्पेस है, जैसे स्पेस बायोलॉजी भी आगे आएगी, आप वहाँ पे सर्च करते हो, क्या सर्च करते हो, क्या रिसर्च करते हो कि दुनिया कैसे है, ज़िंदगी कैसे है, और ये ज़िंदगी आगे कैसे होगी, फ्यूचर में यूनिवर्स में ज़िंदगी कैसे होगी, हम ह्यूमन बीइंग वहाँ पे रह सकते हैं या नहीं रह सकते, सब कुछ एक्सोबायोलॉजी में आता है। यूनिवर्स के किसी के पार्ट बारे में सर्च करना, स्टडी करना एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। गॉट इट। और एक और बात भी है, इसमें मेनली क्या होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, कि कैसे इंसान आया है, कैसे लाइफ शुरू हुई, इसके बारे में स्टडी होती है एक्सोबायोलॉजी। मतलब कुछ हिस्ट्री का हम बोल सकते हैं कि इसमें व्हाट, वेयर, व्हेन वाली कहानी चल रही है कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर बायोलॉजी। न्यूक्लियर बायोलॉजी में क्या होता है, इसे दूसरी एक इसका नेम और है, वो है रेडिएशन। इसे रेडिएशन बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि इसमें इफेक्ट होता है रेडियो एक्टिविटी का। किसका इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी से क्या जानते हो तुम लोग, चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या सिस्टम है, जो रेडिएशंस होती है ना, वो एक इंसान को हार्मफुल होती है। उससे क्या होता है, हमारी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम हमें हो सकती है, और क्या होता है, हमारे सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। गॉट इट। समटाइम बोला जाता है कि कहते हैं कि रेडिएशंस के कारण ही जो आसमान में चिड़िया हैं, जो आसमान में बर्ड्स हैं, वो कम हुए हैं, क्योंकि वो उनकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। अगर वो सोचेंगे नहीं हमने किस डायरेक्शन में जाना है, दे विल लॉस एंड दे विल डाई इवन। ओके, ऐसा रिसर्च में बोला भी गया है कि जितनी ज़्यादा कम रेडिएशंस हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रेडिएशंस गेट वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग। ओके, तो इसमें रेडिएशंस के बारे में आता है। रेडिएशन मोस्टली 3 टाइप्स की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस, जो हार्मफुल भी रहती हैं अगर इन्हें सही डायरेक्शन में ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए, सही डायरेक्शन में यूज़ ना किया जाए तो दे गेट वेरी हार्मफुल। नेक्स्ट वन इज स्पेस बायोलॉजी। वही स्पेस में जाके सर्च करना कि मंगल ग्रह में पानी मिल गया, मंगल ग्रह पे जीवन संभव हो गया, ऐसी वाली न्यूज़, इसके बारे में स्टडी करना, पूरे स्पेस के बारे में स्टडी करना कि कब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी क्यों है, ऑक्सीजन कमी कैसे पूरी की जाए, तो वो सब कुछ। जैसे स्पेस बायोलॉजी और एक्सोबायोलॉजी कहीं ना कहीं रिलेटेबल भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, कहीं ना कहीं ये रिलेटेबल है। वो पूरे यूनिवर्स की बात आ जाती है, ये अकेले स्पेस की आ जाती है। नेक्स्ट वन इज बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स क्या है, आपने कभी आधार कार्ड बनवाने गए हो इंडिया में,
इंडिया में अगर हो तो आधार कार्ड बनवाने जाते हो, और आधार कार्ड जब जाओगे तो आपको बायोमेट्रिक्स होती है। आजकल तो टेंडर्स के लिए भी इवन बायोमेट्रिक्स होती है। आप ऐसे हाथ लगाते हो और आपका जो ये वाला फिंगरप्रिंट है वहाँ पे छप जाता है। कहा जाता है कि जो हमारे हाथ और आंखें सबसे डिफरेंट होती है, हर एक इंसान की डिफरेंट डिफरेंट होती है, और ये इस डिफरेंट होने के कारण ही बायोमेट्रिक्स में यूज़ किया जाता है। और आइडेंटिटी के लिए होता है कि पर्सन की वेरिफिकेशन हो जाए कि ये पर्सन यही है, इसकी जगह पे कोई और पर्सन तो नहीं आया, मतलब कोई फेक इंसान तो नहीं आया। इसके लिए मोस्टली ये क्राइम केसेस के लिए भी कवर कर लेते होते हैं मोस्टली। और आजकल तो वैसे कॉमन हो चुका हुआ है। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी MNC में जाओगे या फिर और भी कॉलेजेस में भी ये बायोमेट्रिक का सिस्टम आ गया हुआ है। एंड दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन. We cover the applications of biology. Next we will cover on the next lecture. Thank you so much.